हेलो फ्रेंड्स, अरविंद एटीडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेले जली की सहायक संधि के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्लावी के द्वैत शासन के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सहायक संधि के बारे में, जिसकी शुरुआत किसने की? तो बच्चों वेले जली के द्वारा की गई। वेले जली का आगमन भारत में कब हुआ? तो वेले जली का जो आगमन भारत में हुआ बच्चों, 1798 में हुआ, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में, जिनका शासनकाल रहा 1805 ईस्वी तक रहा। इस बीच में बहुत लंबे साम्राज्य का इन्होंने विस्तार कर लिया था, यानी अंग्रेजी शासन जो था काफी लंबे स्तर पर बढ़ गया था इस समय। हम लोग सहायक संधि की बात करें तो सहायक संधि सबसे पहले शुरुआत की गई थी डुप्ले के द्वारा। डुप्ले के द्वारा शुरुआत की गई थी। कब की गई थी बच्चों? यह की गई थी 1751 ईस्वी में। 1751 ईस्वी में की गई थी, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समय में। कब की गई थी बच्चों? द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समय। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समय में की गई थी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था 1749 ईस्वी में, जो चला था 1754 ईस्वी तक। पीछे की जितनी क्लासें हैं वो रिकॉल हो रही हैं। इससे पहले हम लोग इसे पढ़ चुके हैं, अब ये क्लासें दोबारा से रिकॉल हो रही हैं। तो डुप्ले द्वारा 1751 ईस्वी में शुरुआत की गई थी सहायक संधि की, जिसकी शुरुआत बच्चों किसके द्वारा कर दी गई थी? 1751 ईस्वी में डुप्ले के द्वारा की गई। इसका व्यापक रूप किसने दिया? तो व्यापक रूप दिया वेले जली के द्वारा। इसे व्यापक रूप दिया गया। वेले जली का द्वारा व्यापक रूप कब दिया गया? तो वेले जली के द्वारा इसे व्यापक रूप दिया गया 1798 ईस्वी में, जो 1805 ईस्वी तक काफी लंबे साम्राज्य का इसने विस्तार कर लिया था। सहायक संधि तो किस हिसाब से शुरू हुई थी 1751 ईस्वी में? जब भारतीय राजाओं से, यानी भारत के जो राजा थे, भारत के नरेश थे, उनसे धन लेकर के उनकी सहायता की गई, यानी धन के बदले में उनकी सहायता देने का वादा किया गया था। कब किया गया था? द्वितीय कब किया गया था? तो यह किया गया था द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समय में। इसे व्यापक रूप दिया गया वेले जली के द्वारा। इसे हम लोग आगे देखते हैं। तो वेले जली की जो विचारधारा थी वो कैसी थी? तो वेले जली की जो विचारधारा थी वो साम्राज्यवादी विचारधारा थी। साम्राज्यवादी विचारधारा थी, कह सकते हैं। काफी लंबा साम्राज्य इसने बना लिया था। यह बंगाल का गवर्नर जनरल बना। गवर्नर जनरल कब बना? 1798 ईस्वी में। कब तक रहा? 1805 ईस्वी तक बच्चों रहा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो यही पॉइंट पॉइंट पूछे जाते हैं कि गवर्नर जनरल कब आया, कौन सी नीति अपनाई। तो बच्चों अपनाई इसने सहायक संधि को नीति अपनाया, यानी सहायक संधि की नीति अपनाई इसने। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो सहायक संधि का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सहायक संधि का अर्थ होता है दो या दो से अधिक, यानी दो या दो से अधिक शक्तियों के बीच में अपनी सुरक्षा हेतु, यानी दो या दो से अधिक जो शक्तियां होती हैं उनके बीच में अपनी सुरक्षा हेतु समझौता किया जाना, यानी अपनी आपसी समझौता किया जाना। दो या दो से अधिक शक्तियों के बीच में अपनी सुरक्षा हेतु आपसी समझौता, इसका मतलब होता है सहायक संधि का। यही वास्तव में मतलब यही होता है, लेकिन जो भारत में अंग्रेजों के द्वारा इसे कुछ और ही मतलब बना दिया गया। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम सहायक संधि तो वैसे 1765 ईस्वी में ही कर ली थी, अवध के नवाब से उसकी सुरक्षा के बदले में। जब धन वसूला गया था, जो अवध का नवाब था उससे सुरक्षा के बदले में उसको धन उससे लिया गया, यानी आपकी सहायता के बदले में हम आपसे धन लेंगे, ये इनका उद्देश्य था अंग्रेजों का। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा अवध के बारे में देख लेते हैं। अवध का नवाब बच्चों कौन था? तो अवध का नवाब था शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला था अवध का नवाब। शुजाउद्दौला अवध का नवाब था। इसने इलाहाबाद की संधि की थी। कब की थी? 1765 ईस्वी में। इसने इलाहाबाद की संधि की थी, द्वितीय संधि। कब की थी? 16 अगस्त 1765 ईस्वी को। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को प्रथम संधि हुई थी। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? तो इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी 12 अगस्त को। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को प्रथम संधि हुई थी, जिसमें अंग्रेजों को बंगाल, जिसमें अंग्रेजों को बंगाल,
बिहार और उड़ीसा की राजधानी दीवानी प्राप्त हो गई थी। उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। इन तीनों क्षेत्रों की दीवानी प्राप्त हो गई थी अंग्रेजों को प्रथम संधि के द्वारा। प्रथम संधि बच्चों कब हुई? तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई अंग्रेजों के मध्य। द्वितीय संधि कब हुई? तो द्वितीय संधि हुई 16 अगस्त 1765 ईस्वी को, जो हुई थी शुजाउद्दौला और क्लाइव के मध्य में। तो द्वितीय संधि हुई अवध के नवाब शुजाउद्दौला और अंग्रेज गवर्नर क्लाइव के मध्य में हुई थी। यह हुई थी 16 अगस्त 1765 ईस्वी को द्वितीय संधि हुई थी। जो अवध का नवाब था उसे युद्ध हार जाने के रूप में बच्चों कितने रुपए वसूले गए थे? तो 50 लाख रुपए युद्ध हार जाने के रूप में वसूले गए थे। के अतिरिक्त भी एक और शर्त रखी गई थी। वो शर्त रखी गई थी कि अवध में अंग्रेजी सेना नियुक्त की जाएगी, जिसका खर्चा कौन देगा? जिसका खर्चा देगा नवाब। यानी नवाब के खर्चे पे अवध में एक अंग्रेजी सेना की नियुक्ति की जाएगी। इस हिसाब से जो द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी और उसी समय इसकी शुरुआत हो गई थी। किसकी बच्चों? सहायक संधि की उसी समय शुरुआत हो गई थी। लेकिन इसे व्यापक रूप कब दिया गया? व्यापक रूप दिया गया 1798 ईस्वी में वेली जिले के द्वारा में इसे व्यापक रूप दिया गया। लेकिन शुरुआत की अगर बात करें तो शुरुआत हो गई थी 1765 ईस्वी में ही। और उससे पहले शुरुआत कब हुई? तो डुप्ले के द्वारा, फ्रांसीसी गवर्नर जो डुप्ले थे उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी 1751 ईस्वी में, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समय में। तो आप याद रखिए, एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन फंसाने वाले भी आ जाते हैं, जो जिसमें मैचिंग करना होता है तो उसमें काफी फंसाऊ क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। तो सहायक संधि स्वीकार करने वाले कुछ राज्य थे, यानी कुछ राज्य जो प्रमुख रहे हैं जो सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। इसमें प्रथम राज्य कौन था? एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम राज्य कौन था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था। तो इस टाइप के काफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हैदराबाद जो था वो सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। कब स्वीकार किया बच्चों? 1798 ईस्वी में हैदराबाद ने सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य था। इसमें 2 बार संधियां हुई थी, 1798 से लेकर के 1800 ईस्वी में। उसके बाद में दूसरा राज्य कौन था? तो दूसरा राज्य था मैसूर। ये कब स्वीकार किया था इसने सहायक संधि? तो इसने स्वीकार किया था 1799 ईस्वी में। मैसूर ने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। उसके बाद में तंजौर। तंजौर कब हुआ? अक्टूबर 1799 ईस्वी में। इसमें मैसूर का शासक कौन था 1799 में? तो मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान था मैसूर का शासक, जिसकी मृत्यु हो जाती है 1799 ईस्वी में, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में। उसके बाद में यहाँ पे एक सहायक संधि ये लोग करते हैं और इसे अपने राज्य में मिला लेते हैं, यानी हड़प नीति कुल मिला के। उसके बाद में तंजौर जो है, तंजौर अक्टूबर 1799 ईस्वी में इसे भी अपने राज्य में मिला लेते हैं, यानी अंग्रेजी राज्य में इसे भी विलय कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पे और कुछ प्रमुख राज्य हैं, जैसे अवध। तो अवध को कब मिलाया? अवध को मिलाया 1801 ईस्वी में, अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। उसके बाद में पेशवा। तो पेशवाओं को कब मिलाया गया? 1802 ईस्वी में। फिर बरार के भोसले जो दिसंबर 1803 ईस्वी में इसका विलय हुआ। उसके बाद में सिंधिया जिनका विलय हुआ फरवरी 1804 ईस्वी में। उसके बाद में कुछ और राज्य हैं, जैसे जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी और भरतपुर। इन राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। किस नीति के तहत बच्चों? सहायक संधि के तहत। सहायक संधि के तहत इनको अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? सहायक संधि की शुरुआत वेले जली ने की थी। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे आप याद रखिए। और ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। सहायक संधि की विशेषताएं। तो सहायक संधि की कुछ विशेषताएं भी रही, कुछ त्रुटियां भी रही, इनको हम भी देखेंगे इसी वीडियो में। तो सहायक संधि की विशेषताएं क्या थी वो देख लेते हैं। तो सहायक संधि की विशेषता यह थी, संधि स्वीकार करने वाली रियासतें या राज्य कह सकते हैं उस समय के, जो राज्य या रियासतें थी, कंपनी की स्वीकृति के बिना, यानी कंपनी की स्वीकृति के बिना, कंपनी की इच्छा के बिना राज्य जो थे वो शत्रु राज्य के व्यक्ति, यानी जो विपक्षी राज्य होते थे उनके जो व्यक्ति होते थे उनको अपने राज्य में शरण या नौकरी नहीं दे सकते थे। यानी जो विपक्षी राज्य होता था, जिस राज्य से संधि कर ली अंग्रेजों ने, उसके अलावा जो उसका विपक्षी राज्य होता था, उस राज्य से अगर यह राज्य अपनी इच्छा अनुसार संधि करना चाहता या उनसे मित्रता करना चाहता या अपने यहाँ शरण देना चाहता, तो ऐसा नहीं कर सकते थे बगैर अंग्रेजों की आज्ञा के। युद्ध, संधि या मैत्री,
यानी वे रियासतें जो अंग्रेजी राज्य में विलय हो चुकी हैं, वो राज्य अब किसी राज्य से ना तो मित्रता कर सकेंगी, ना तो उनसे शत्रुता कर सकेंगी, यानी ना तो उनसे युद्ध कर सकेंगी बिना अंग्रेजों की सहायता से, और ना ही उनसे मित्रता का हाथ बढ़ा सकेंगी, और ना ही कोई संधि कर पाएंगी। ना युद्ध, संधि और ना मित्रता, यानी कुछ भी नहीं कर पाएंगी बिना अंग्रेजों की आज्ञा के, जो राज्य अंग्रेजों के अधीन हो चुके थे। इस नीति के तहत, सहायक संधि के तहत, जो राज्य अंग्रेजों के अधीन हो चुके थे, वो अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी नहीं कर सकते थे। नाम मात्र की वो रियासतें रह गई थी, वैसे तो उनका विलय अंग्रेजी राज्य में हो चुका था। रियासत की सुरक्षा के लिए कंपनी अपनी सेना रखेगी, यानी जो रियासत होगी वहां पे भारतीय राजाओं के खर्च पे अंग्रेजी सेना जो थी उसकी नियुक्त की जाएगी, यानी एक रेजिडेंसी बनेगी जिसमें सैनिक रहेंगे, वो अंग्रेज होंगे, और उसका खर्चा कौन देगा? तो उसका खर्चा देंगे वहां के रियासत के मालिक या वहां के जो नवाब होगा उस रियासत का, वो उसका खर्चा देगा। इस हिसाब से अंग्रेजों की सेना एक बहुत लंबी सेना हो गई थी भारतीय राजाओं के खर्च पे। रियासत की रक्षा के लिए कंपनी अपनी सेना रखेगी जिसका खर्च रियासत को उठाना पड़ेगा। यह खर्च किस हिसाब से उठाया जा सकता था? यह खर्च उठाया जा सकता था नगद धन राशि देकर, यानी या तो उसे नगद धनराशि दी जाएगी कंपनी को, जो अंग्रेजी सेना वहां पे रखी गई है, या तो उसको उसके बदले में वहां का कुछ क्षेत्र या इलाका कंपनी को दान किया जाएगा, यानी कंपनी को वहां का कुछ क्षेत्र या इलाका दे दिया जाएगा। जैसे वहां की जो राजस्व होता था एकत्रित, यानी उस राजस्व से वो कंपनी अपना खर्च निकालेगी। इस हिसाब से वहां के जो राज्य होते थे, यानी जो राजा होते थे, उनकी दिन पर दिन स्थिति दयनीय होती चली गई। राज्यों के आंतरिक एवं बाह्य आक्रमण, यानी राज्य के अंदर कोई आक्रमण या बाहर से कोई आक्रमण हो रहा हो, उसकी रक्षा कौन करेगा? तो उसकी रक्षा भी कंपनी का जिम्मा था, यानी जो उसका खर्च दे रही थी कंपनी को, यानी जो रियासत थी कंपनी को जो खर्च दे रही थी, उसके बदले में सारी जिम्मेदारी किसकी हो जाती थी? सारी जिम्मेदारी कंपनी की हो जाती थी। यानी कंपनी बाहर का आक्रमण हो या भीतर का कोई आक्रमण हो, उसे देखेगी, कंपनी देखेगी और उससे बचाव करेगी राज्य का, जिसका खर्चा अंग्रेज तो जिसका खर्चा रियासतें उठा ही रही हैं, तो अंग्रेजों को सिर्फ अपनी सेना वहां पे रखनी होती थी। तो इस हिसाब से राज्यों की आंतरिक, यानी राज्य या रियासत कह सकते हैं, कि आंतरिक या बाह्य आक्रमण से रक्षा कंपनी करेगी। सहायक संधि के कुछ लाभ, यानी ये भी देख लेते हैं सहायक संधि से कंपनी को क्या लाभ हुआ, इसको भी विशेष रूप से देखना जरूरी है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देशी रियासतें फ्रांसीसियों का प्रभाव, यानी देशी रियासतों से फ्रांसीसियों का जो प्रभाव था वो पूर्णतः समाप्त हो गया था। यानी फ्रांसीसियों का जो खतरा बना रहता था देशी रियासतों पे, अब उन पे क्योंकि कंपनी का अधिकार हो गया था, तो वहां पे जो विदेशी या कह सकते हैं या दूसरी कंपनियां वहां पे आगमन नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो राज्य अब उनसे ना तो मित्रता कर पाएंगे, ना ही उनसे संधि कर पाएंगे, ना ही उनसे शत्रुता कर पाएंगे, क्योंकि बिना अंग्रेजों की आज्ञा के। तो इस हिसाब से वहां पे फ्रांसीसियों का खतरा टल गया, यानी अन्य जो कंपनियां थी उनका खतरा टल गया उस पर कब्जा करने के लिए, क्योंकि अब जो खतरा होता था वो, क्योंकि वहां पे अंग्रेजी सेना प्लस उस रियासत की सेना डबल उनके पास सेना हो गई। इस हिसाब से विदेशियों से उनका कुछ आक्रमण कम हो गए वहां पे। इस हिसाब से कह सकते हैं फ्रांसीसी जो थे उनसे पूर्णतः खतरा समाप्त हो गया था, क्योंकि फ्रांसीसियों को वहां पर नियुक्त का अवसर प्राप्त नहीं हो सकता था, क्योंकि हमने अभी जैसे बताया कि वहां पे अब वो ना तो उनसे संधि कर पा रहे हैं राज्य, ना तो उनसे मित्रता कर पा रहे हैं, ना तो उनसे विद्रोह कर पाएंगे। इस हिसाब से जो फ्रांसीसी थे वहां पे अपनी नियुक्ति का अवसर समाप्त कर चुके थे, यानी वहां पे अपनी नियुक्त नहीं कर सकते थे वो चाह कर भी। भारत में नेपोलियन का आक्रमण, जो भारत में नेपोलियनों का आक्रमण बना रहता था उसका भी भय समाप्त हो गया था, क्योंकि अब कहीं ना कहीं जो राज्य थे वो अंग्रेजों के माध्यम में आ गए थे, अंग्रेजों के अंडर में आ गए थे। इस हिसाब से वहां पे अब नेपोलियन का भी खतरा समाप्त हो गया था। भारत में नेपोलियनों के आक्रमण का भय टल गया। सहायक संधि प्रणाली के अंतर्गत कंपनी को भारतीय राज्यों के खर्च पर एक बहुत बड़ी सेना रखी गई। सहायक संधि प्रणाली के अंतर्गत कंपनी को भारतीय राज्यों के खर्च पर विशाल सेना की प्राप्ति हुई, यानी जो अंग्रेजों की सेना थी इसका खर्च तो वहां की रियासतें दे रहे थे, वहां के नवाब दे रहे थे। इस हिसाब से जो अंग्रेजों की सेना थी उसका खर्च देना नहीं पड़ रहा था, इस हिसाब से उनकी जो संख्या थी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी सैनिकों की, कह सकते हैं। इसमें कुछ भारतीय राज्य भी शामिल थे और कुछ अंग्रेजों की सैनिक, तो इस हिसाब से उनकी जो संख्या थी वो दोगुनी होती जा रही थी दिन पर दिन, और उन्हें खर्च भी नहीं देना हो रहा था, क्योंकि खर्च जो कौन कर रहा था? वहां के नवाब या वहां रियासत उसको खर्च उठा रही थी।
इस हिसाब से अदर कंपनियों के मुकाबले अंग्रेजों की शक्ति जो थी अधिक बढ़ गई थी। अब किसी राज्य को अगर स्वयं अपना उसको खर्चा उठाना पड़े तो वो अपनी राज्य इतनी संख्या नहीं बढ़ा सकता, यानी अपनी सेना इतनी नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि उसे अपना राज्य भी देखना है प्लस वहाँ पे अपने सैनिकों का खर्च भी देखना है। इस हिसाब से अंग्रेजों की संख्या इसीलिए बढ़ती गई सैनिकों की। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कुछ पॉइंट। अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय राज्य कोई संघ नहीं बना सकता था, यानी जो अंग्रेजी रियासतें सॉरी यानी जो अंग्रेजों के विरुद्ध जो भारत की रियासतें थी वो कोई ना तो संघ बना सकती थी, यानी फेडरेशन नहीं बना सकती थी, कह सकते हैं कि एक साथ में वो यूनियन नहीं बना सकती थी। यूनियन बना के अंग्रेजों पे आक्रमण करना चाहते अगर तो नहीं बना सकते थे, क्योंकि वो अब अंग्रेजों के अध्ययन में यानी अंग्रेजों के अंडर आ चुके थे, कह सकते हैं वो अंग्रेजों के अधीन हो चुके थे। अब क्योंकि वहाँ पे जो रियासत होती थी वहाँ पे अंग्रेजों का जब बसेरा हो गया, वहाँ पे रेजिडेंसी खुल गई अंग्रेजों की, तो वो 24 घंटे निगरानी रखते थे कि नवाब वहाँ का कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, तो उनकी 24 घंटे उन पर निगरानी रहती थी। इस हिसाब से वो चाहकर भी किसी दूसरे राज्य से नहीं मिल सकते थे, ना तो उनसे कोई समझौता कर पाते थे। तो इसीलिए कह सकते हैं अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय राज्य कोई संघ अब नहीं बना सकते थे। सहायक संधि के फलस्वरूप कंपनी की साम्राज्यवादी सीमाएं काफी बढ़ गई थी, यानी यह जो सहायक संधि थी इसके अंतर्गत जो कंपनी का विस्तार था वो बहुत ज्यादा हद तक बढ़ गया था, यानी कई क्षेत्र इसमें शामिल हो गए थे। तो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे व्यक्तिगत सिद्धांत के बारे में, जिसे हम लोग एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। उसमें भी किस हिसाब से कंपनी का विस्तार हुआ उसे हम लोग विस्तार से देखेंगे। तो सहायक संधि के फलस्वरूप कंपनी की जो साम्राज्यवादी सीमाएं थी वो काफी बढ़ गई थी, यानी काफी क्षेत्र हो गया था, क्योंकि 1765 ईस्वी में इन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। उसके बाद में वहाँ की जमींदारी भी प्राप्त कर ली, जिसे कह सकते हैं सूबे के मालिक हो चुके थे, और अवध को भी अपने राज्य में मिला लिया। इस हिसाब से मैसूर को भी मिला लिया, यानी काफी सारा क्षेत्र इनके अंडर में होता जा रहा था। अंग्रेजों की पहले 3 मुख्य फैक्ट्रियां थी। एक तो थी, हम यहाँ पे मैप के माध्यम से देखते हैं, एक तो थी यहाँ पे कोलकाता में, एक तो यहाँ पे थी कोलकाता में, दूसरी कहाँ थी तो दूसरी थी मद्रास में, मद्रास में, तीसरी कहाँ थी, तीसरी थी बम्बई में। अंग्रेजों की 3 मुख्य फैक्ट्रियां थी, जिसमें सबसे बड़ी फैक्ट्री की बात करें तो सबसे बड़ी फैक्ट्री की जो मुख्यालय था वो कौन था, कोलकाता था। यहीं पे ऊपर बंगाल हुआ करता था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की इन लोगों ने दीवानी प्राप्त कर ली थी। तो सबसे पहले इनकी 3 फैक्ट्रियां थी, मुंबई, कोलकाता, मद्रास, ये इनके 3 मुख्यालय थे, जिसमें से प्रमुख था कोलकाता, मुख्यालय भी था। और जब 1700 उसके बाद में जो 1857 का युद्ध होता उस समय ये जो कोलकाता है इसकी जगह पे मुख्यालय कहाँ बनाया जाता, तो इसका मुख्यालय बनाया जाता बच्चों इलाहाबाद में। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। जब 1857 की क्रांति होती है तो कोलकाता की जगह पे लोग कहाँ पर मुख्यालय बना लेते हैं, ये मुख्यालय बना लेते हैं इलाहाबाद को। सहायक संधि के कुछ प्रभाव भी रहे, तो सहायक संधि के प्रभाव क्या थे, तो सहायक संधि के प्रभाव देखते हैं। इस संधि के माध्यम से भारतीय नरेशों यानी भारतीय राजाओं कह सकते हैं कि बुद्धिमत्ता, साहस, ताकत, यानी कह सकते हैं जो सैन्य संगठन यानी सैनिकों का जो एक ग्रुप होता था, यानी सैनिकों की संख्या होती थी, आदि कमजोर हुए। ये सब कमजोर होता गया, इनकी बुद्धिमत्ता यानी सोचने की क्षमता, साहस कह सकते हैं यानी हिम्मत, और प्लस सैन्य संगठन, ये आदि कमजोर होते गए। इसका परिणाम हुआ भारतीय राज्य पतन की ओर अग्रसर होते चले गए, यानी जो भारत के राज्य थे, रियासतें थी, इनका धीरे धीरे विनाश होता चला गया। और कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे आगे चलकर एक विद्रोह का रूप लिया, जो 1857 की क्रांति के रूप में सामने आया। 1857 की क्रांति के रूप में ये सामने आया। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे एकदम डिटेल से 1857 की क्रांति को। इस वीडियो में इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के जी के वीडियो आप तक पहुंचते रहें। और इसका पीडीएफ हमको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जहां से हम इसे डाउनलोड कर पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।